बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूल और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। खेत खलिहान और हमारे सफल किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। रूपा भोजी का जोहार, नमस्कार। तो चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर, जहां मिलेगी आपको कृषि से संबंधित कई जानकारियां। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मृदुला। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के किसान बागवानी खेती के लिए ले सकते हैं अनुदान। पीएम कुसुम योजना के तहत अनुदान पर सोलर पंप सेट देने की है योजना। भिंडी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद सारिका। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार किसानों को बागवानी खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए आम, अमरूद, आंवला, नींबू के नए फल बागों की स्थापना, पुराने बागों का जीर्णोद्धार, फूल एवं सब्जी फसलों की खेती और संरक्षित संरचना सहित कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इन सभी सुविधाओं में प्रति अवयव के लिए 50% अनुदान का प्रावधान है। राज्य के किसान इस योजना की जानकारी और आवेदन के लिए जिला उद्यान कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। राज्य के किसान पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप सेट ले सकते हैं। इस योजना के तहत चुने गए लाभुक किसान को 2 हॉर्स पावर के सोलर पंप सेट के लिए 5,000 रुपये का अंशदान देना होगा, जबकि 3 हॉर्स पावर वाले सोलर पंप सेट के लिए 7,000 और 5 हॉर्स पावर वाले सोलर पंप सेट के लिए 10,000 रुपये का अंशदान देना होगा। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब सरसों की खेती प्राकृतिक विधि से करें। इससे मित्र कीटों की संख्या बढ़ेगी और शत्रु कीट घटेंगे, साथ ही उपज भी अच्छी होगी। सरसों की प्राकृतिक खेती करने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि सरसों खुद अपने आप में प्राकृतिक खेती का हिस्सा है। सरसों के पौधे कई कीटों के रोकथाम में उपयोगी है। हम यदि रासायनिक दवा या रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो कई ऐसे मित्र कीट भी मर जाते हैं जो शत्रु कीटों को मारकर खाते हैं। इसलिए मित्र कीटों की संख्या बढ़ाने के लिए सरसों की प्राकृतिक खेती करें। सरसों को मित्र कीटों की संख्या बढ़ाने के लिए और शत्रु कीटों की संख्या घटाने के लिए आपको नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ना चाहिए। और मित्र कीट के रूप में आप जो है, जैसे आप मधुमक्खी भी देख सकते हैं, ये बेनिफिशियल है, आपके लिए मधु रस को भी उत्पादन में मदद करता है। और बहुत से कीड़े आते हैं कि जो कि हमारे शत्रु कीटों को भी नष्ट करते हैं। तो जब आप नेचुरल फार्मिंग करेंगे तो आप ऑटोमेटिक ये स्थिति आ जाएगी। राज्य के किसान फरवरी से मार्च तक ग्रीष्मकालीन भिंडी की बुआई कर सकते हैं। भिंडी के बेहतर उत्पादन के लिए सामान्य प्रभेदों में परबनी क्रांति, पूसा A4 या अर्का अनामिका लगाएं, जबकि संकर प्रभेदों में सोनल या सारिका लगा सकते हैं। भिंडी के सामान्य प्रभेद की बुआई में 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं, जबकि संकर प्रभेद की बुआई में 2.25 से 3.5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। सामान्य और संकर दोनों प्रभेदों की बुआई में कतारों के बीच 50 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 25 सेंटीमीटर की दूरी रखें। भिंडी के सामान्य प्रभेदों में परभनी क्रांति, पूसा A4 और अर्का अनामिका की उत्पादन क्षमता औसतन 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि संकर प्रभेदों में सोनल और सारिका की उत्पादन क्षमता औसतन 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान भाई, आप यदि किसी फसल की बुआई कतारों में करना चाहते हैं तो इस काम के लिए कृषि उपकरण बिरसा बीज सह खाद ड्रिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उपकरण कतारों में बीज और खाद डालने का काम करता है। इस उपकरण की कार्यक्षमता 50 डिसमिल प्रतिदिन है। आइए जानते हैं टमाटर फसल में फल छेदक कीटों के रोकथाम के लिए क्या करें। टमाटर फसल में 5% से ज्यादा फल छेदक कीट का प्रकोप दिखे तो इस कीट के रोकथाम के लिए आधा मिलीलीटर इंडोक्सा कार्ब दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें।
इससे फल छेदक कीट पर नियंत्रण हो जाएगा। अब बारी है एक सफल किसान से मिलने की, तो आइए चलते हैं किसान के गांव। मतलब रासायनिक करते थे, अभी जो है ना जैविक खेती करते हैं। ताकि पहले सुनने में आया कि पंजाब में खेती जितना करते थे ना यूरिया DAP के माध्यम से, तो उधर का कुछ नुकसान होने लगा। तो इसी को सुन करके हम लोग का गांव का आदमी लोग थोड़ा भड़क गया और हम लोग का भाई जैविक खेती चालू कर दी है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। और अब राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। और धनबाद का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी की भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का, कहीं जाइएगा नहीं, हम जानकारी का पिटारा खोल चुके हैं। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में
विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। का जैसा कि मैंने कहा कि जानकारी का पिटारा हम खोल चुके हैं, आज हम हैं लाइव। तो आज आपको हम जानकारी दिलवाने जा रहे हैं गेहूं के फसल की सिंचाई एवं उर्वरक प्रबंधन के बारे में। आइए लेते हैं जानकारी और उठाते हैं लाभ। सफल देश समृद्ध किसान, अगर खेती बाड़ी का हो समुचित ज्ञान। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, झारखंड में धान, गेहूं और सब्जी फसलों की खेती बड़े पैमाने पर होती है। बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो गेहूं की खेती इस वक्त कर रहे हैं। तकरीबन 15 दिसंबर के आसपास जो खेती शुरू हो गई होगी और अभी तक कुछ खेतों में तकरीबन 15 नवंबर के बाद से ये खेती शुरू हो जाती है और बहुत सारे किसान भाइयों के यहाँ 45 या 60 दिन के आसपास की खेती हो गई होगी। इस वक्त बहुत सारी चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए ताकि फसल अच्छी हो अगर आप गेहूं की फसल लगाए हैं। गेहूं की फसल में आप किस तरह से उर्वरकों का प्रबंधन करें, किस तरह से आप सिंचाई करें, इन तमाम विषयों पर हमारी बातचीत होगी। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर परवेज आलम। डॉक्टर परवेज आलम बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में बतौर वैज्ञानिक कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार और जोहार किसान भाइयों। किसान भाइयों, तमाम जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। डॉक्टर साहब, गेहूं की खेती बड़े पैमाने पर झारखंड में होती है। बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो धान के बाद मुख्य रूप से गेहूं में लग जाते हैं, जो सब्जी फसलों की खेती नहीं करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सिंचाई की जानकारी उनको नहीं हो, क्योंकि ये वक्त है सिंचाई के बारे में जाने। सबसे पहले हम ये जानना चाहिए कि गेहूं की फसल में कितनी सिंचाई दी जानी चाहिए, अमूमन क्या सिंचाई की अवस्था क्या होनी चाहिए? देखिए, गेहूं एक ऐसा फसल है जिसमें पानी की मात्रा अधिक लगती है जी, ठीक है, और समय अंतराल पर देना पड़ता है पानी। बहुत से किसान भाई सोचते हैं कि एक बार गेहूं लगा दिया, एक बार पानी दे दिया, जर्मिनेशन हो गया, उसके बाद अब उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। आपको मैं बता दूं कि गेहूं में कम से कम 6 सिंचाई की जरूरत है, यानी 6 बार गेहूं को सींचना पड़ता है। तो ये जो 6 सिंचाई की आप बात करें, ये किन किन किस किस समय दिया जाना चाहिए? देखिए, इसका एक हम बहुत आप हमारे किसान भाई को आसानी से समझने के लिए एक बहुत आसान सा तरीका हम बता रहे हैं। जब आप गेहूं लगाते हैं और उसमें जब उसका पूरी तरह से अच्छी तरह से अंकुरन हो गया, ठीक है, यदि अंकुरन के समय पानी नहीं है तो एक सिंचाई वहाँ पे ज़रूर करें ताकि आपका अंकुरन निश्चित हो जाए। बिल्कुल। अब हम चलेंगे अंकुरन के बाद से जी। तो अंकुरन के बाद से पहला सिंचाई करेंगे हम 21 दिन पे, है ना। 21 दिन पे करेंगे, फिर 45 दिन पे करेंगे, 65 दिन पे करेंगे, 85 दिन पे करेंगे, 105 दिन पे करेंगे। तो ये आप देखिएगा तो करीब करीब ऐसे आप याद रखने के लिए मुश्किल है ऐसे सबको याद रखना जी। तो इसको ऐसे याद रखा जा सकता है कि जब आप गेहूं लगाए हैं जिस दिन से जर्मिनेशन हुआ है, यानी जिस दिन से अंकुरन हुआ है, उसके करीब करीब 20 दिन के अंतराल पे आप पानी देना आपको चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बहुत झारखंड में बारिश तो बहुत अच्छी होती है, 1200 से 1400 मिलीमीटर तक बारिश होती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है पानी की कमी हो जाती है। बहुत सारे ऐसे किसान भाई जो गेहूं की खेती तो करते हैं लेकिन 6 सिंचाई देने की स्थिति में नहीं होते हैं, तो उनके लिए कौन सा ऐसा समय होना चाहिए जब गेहूं की खेती में वो सिंचाई दें और फसल अच्छी मिले उनको? हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा। हमारे झारखंड में सिंचाई की जो व्यवस्था है वो मात्र 12%, 12 से 13%, बिल्कुल, है ना। तो सभी किसान के पास सिंचाई उपलब्ध है ऐसा संभव नहीं है, लेकिन किसान इस बात पे कि नहीं हमारे पास पानी नहीं है तो हम गेहूं का खेती नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल। अगर आपके पास एक भी सिंचाई है, मतलब आप सक्षम हैं कि एक बार कम से कम पानी दे सकते हैं, तो आप निश्चित गेहूं का खेती आप करिए। तो इसमें भी बहुत तरह का मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे करना है। मान लीजिए कोई किसान कहते हैं कि हमारे पास
सिर्फ और सिर्फ एक सिंचाई देने के लिए पानी है, तो हम उनको कहेंगे कि आप 21 दिन पे सिंचाई कर दीजिए। अच्छा, ठीक है, उसके बाद आप छोड़ दीजिए। मान लीजिए कोई किसान कहते हैं कि नहीं, हमारे पास इतना पानी है कि हम 2 बार कम से कम सिंचाई दे पाएंगे, बहुत अच्छी बात है, 21 दिन पे तो आपको देना ही है। देखिए 21 दिन ऐसा है कि इस पर हमेशा देना है। और दूसरा सिंचाई जो है, जब उसमें बालियाँ आती है ना, पैनिकल इनिशिएशन, यानी करीब 65 दिन 60 दिन जो बताया था मैंने जी, उस टाइम पे आपको देना है। ठीक है, यानी 21 दिन पे और 65 दिन पे जी 2 सिंचाई अगर आप कर सकते हैं 2 तो सिंचाई कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई किसान भाई कहते हैं कि नहीं, हमारे पास 3 सिंचाई है, हमारे पास और ज़्यादा पानी है, तो फिर थोड़ा सा और हम इसमें बदलाव लाएंगे। पहला तो 21 दिन पे करेंगे, जैसे मैंने बताया, वो सभी को करना वो है, सभी को करना है। और दूसरा कर लेंगे फिर 45 दिन पे, जिस टाइम उसमें कल्ले निकलते हैं। और तीसरा जब हम है वो करेंगे जिस समय दानों में दूध भरते हैं। अच्छा, है ना, जिस समय दानों में दूध भरते हैं, यानी मिल्किंग स्टेज, दूध आने की अवस्था। तो इस तरह से 3 सिंचाई का हम लेखा जोखा रखेंगे। बिल्कुल। ये 3 सिंचाई, एक और इसमें एक प्रश्न निकल कर आता है, हम तो कह रहे हैं कि आपके पास 1 सिंचाई है तो भी आप खेती कर लीजिए, 2 सिंचाई है या 3 सिंचाई है, कितना प्रभाव पड़ता है उत्पादन में सिंचाई की वजह से? नहीं, बहुत पड़ता है। अगर देखिए इसमें थोड़ा सा समझना होगा, पीछे जाना होगा। कुछ वैरायटी प्रभेद ऐसे हैं गेहूं के जो कम सिंचाई में बहुत अच्छा करते हैं। तो डिपेंड करता है कि किसान कौन सा प्रभेद लगाए है। अगर उन्होंने वैसा प्रभेद का चुनाव किया है जो जिसकी जरूरत ही है 1 सिंचाई का, तो वो बहुत अच्छा करेगा। लेकिन अगर कोई किसान भाई ऐसे प्रभेद का चुनाव किए हैं जिनमें 6 के 6 सिंचाई लगती है और वहाँ पे आप 1 सिंचाई दे पा रहे हैं, तब तो निश्चित आपका जो पैदावार है वो घट के आधा होने वाला है ना। तो ये डिपेंड करता है, ये पड़ता है कि आप कौन सा प्रभेद गेहूं का। देखिए आज के डेट में बहुत सारे प्रभेद गेहूं में आ चुके हैं। एक समय से लगने वाला, एक विलम्ब से लगने वाला, एक सिंचाई के साथ लगने वाला, एक बिना सिंचाई के साथ लगने वाला। बिल्कुल। तो कहने मतलब देखिए वो तो अभी कंडीशन पार हो गया है, उस पर अभी चर्चा करनी नहीं है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि किसान भाई, लेकिन भविष्य में अगर आप लगा रहे हैं तो प्रभेद के चुनाव में बहुत सावधानी रखें कि आपके पास कितना पानी है, उस हिसाब से आप प्रभेद का चुनाव कीजिए। इस साल तो खैर ठीक है, जो लगाना था आपने लगा लिया, लेकिन नेक्स्ट ईयर अगर आप गेहूं की खेती करना चाह रहे हैं तो पहले से आप अलर्ट हो जाएं। पानी की आप मात्रा देख लें कि आप कितनी सिंचाई दे पाएंगे और उस हिसाब से अपने प्रभेद का चुनाव करें। बिल्कुल। अच्छा, सिंचाई जो है उस उर्वरक प्रबंधन के साथ भी कहीं ना कहीं तो जुड़ा हुआ है क्या? बिल्कुल। किस तरह से जुड़ा हुआ है? देखिए उर्वरक प्रबंधन गेहूं में कैसे हम उर्वरक डालते हैं, गेहूं में डालते हैं कि जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, इसकी आधी मात्रा जो है हम लोग बुआई के समय दे देते हैं जी, नाइट्रोजन की, और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा दे देते हैं। हो गया। अब आपके पास बचा सिर्फ नाइट्रोजन 50%, आधी मात्रा। तो आधी मात्रा जो बचा, तो उसको हम 20 दिन के बाद खरपतवार निकालने के बाद, और दूसरा 40 से 45 दिन के बाद खरपतवार निकालने के बाद 2 बार उसमें हम डालते हैं। लेकिन अगर किसान भाई हाइब्रिड गेहूं का खेती किए हैं, जिनका उपज क्षमता बहुत ज़्यादा है जी, तो उसमें अब हम लोग ये रिकमेंड कर रहे हैं कि आप उसमें नाइट्रोजन हो गया, पोटास हो गया, है ना, फास्फोरस हो गया, हाँ, और उसमें पोटास का, खास करके पोटास का, एक तो पोटास मैंने बताया कि आप शुरू में ही पूरा दे दिए। लेकिन अगर आप हाइब्रिड गेहूं के लिए जा रहे हैं तो पोटास का भी टॉप ड्रेसिंग करना चाहिए। अब आप पूछेंगे क्यों जरूरी है? बिल्कुल। देखिए जो गेहूं बहुत ज्यादा पैदावार प्रभेद जो बहुत ज्यादा पैदावार देने वाली होती हैं, और जब उसमें पूरी क्षमता के साथ जब उसमें बालियां आ जाती हैं, तो जो उनका जो तना होता है वो उसका लोड नहीं ले पाता है जी, तो खेतों में ही वो पौधे गिरना शुरू हो जाते हैं। और पोटास ऐसा चीज है जो स्टेम को मजबूत करने में सहायक होता है। इसलिए हम कहते हैं कि पोटास को 2 बार कम से कम करें। बिल्कुल। आपने सवाल किया कि
सिंचाई के साथ किया जी। बिल्कुल। हम भी मेरे हाँ। मन में ये बात बार बार आ रही है कि जब हम सिंचाई दे रहे हैं उसके साथ टॉप ड्रेसिंग को जोड़ें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है किसान भाइयों को उस पानी की उपलब्धता नहीं होती है और वो टॉप ड्रेसिंग से डरते भी हैं क्योंकि उसके दुष्परिणाम आ सकते हैं। तो ये एक समन्वय स्थापित हो दोनों के बीच, ये बहुत देखिए, महत्वपूर्ण है। टॉप ड्रेसिंग आप जब भी करें तो इस बात का ध्यान रखें कि खेत में अच्छे तरह से नमी हो, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण बात जी, है। क्योंकि जो आप खाद डालते हैं वो पानी के संपर्क में आने के बाद ही पौधों को उपलब्ध हो पाते हैं। अगर नमी नहीं रहेगी, आप खाद डाल देंगे तो एक तरह से आपका पैसा जो है वो बर्बाद हुआ, है ना। तो खाद जो आप डाल रहे हैं पौधे को पूरी तरह से मिल जाए, इसके लिए जरूरी है कि आप वहाँ पर नमी का होना सुनिश्चित करेंगे। तो नमी कैसे रहेगी? बिल्कुल, हाँ, सिंचाई बहुत जरूरी। डॉक्टर साहब, जब हम बात कर रहे हैं तो जब हम टॉप ड्रेसिंग कर रहे हैं या सिंचाई कर रहे हैं तो ये सिंचाई कई बार हम देखते हैं कि बढ़ जा रही है इस मामले में कि गेहूं के साथ साथ कुछ खरपतवार भी निकल कर आ जा रहे हैं और कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम उन खरपतवारों को पहचान भी नहीं पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम ये जानना चाहेंगे कि खरपतवार किस तरह के होते हैं, उसके लक्षण क्या हैं, उसे पहचाने कैसे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि खरपतवार अगर होंगे तो हमारा उर्वरक भी बेकार जा रहा है, सिंचाई का भी हमको ज़्यादा जरूरत पड़ रही है। तो इस पर किसान भाइयों को आप क्या सलाह देंगे? महत्वपूर्ण नहीं है, गंभीर समस्या है ना जी। गेहूं के केस में खास करके खरपतवार, इसको हम लोग एक खरपतवार है जिसको हम लोग कहते हैं गेहूं का मामा जी। अब आप पूछेंगे मामा क्यों कहे? मामा इसलिए कहते हैं कि देखने में हूबहू गेहूं जैसा उसका पौधा दिखता है। जब तक उसमें फ्लावर मतलब दाने नहीं बनेंगे गेहूं में और उसमें, तब जाकर के आप पहचान पाएंगे कि अरे ये तो गेहूं है ही नहीं हमारा। हाँ, जुड़वा पौधा टाइप हो जाता है, जुड़वा पौधा एकदम हमशक्ल है, इसलिए उसका नाम ही दिया गया है कि गेहूं का मामा। अब होता क्या है कि मान लीजिए किसान जो है लगाए हैं, अब इसको समय रहते अगर नहीं इसको वहां से निकाल के फेंके, तब आप तो सोच रहे हैं कि हमारा गेहूं का पौधा खड़ा है वहां पे, है ना। और जब उसमें फल दाने लग गए तब आपने देखा कि गेहूं का दाना तो है ही नहीं यहाँ पे, यहाँ तो दूसरा दाना बना हुआ है जो कि आंख से भी नहीं दिखता है जी, है ना। तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति हो जाती है किसानों के लिए, और इस गेहूं के मामा को समय रहते निदान करना जरूरी है। बिल्कुल। तो पहचान का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, वो पहचान सकते हैं। मैं आपके माध्यम से किसान भाई को ये बताना चाहता हूँ कि बहुत आसानी से आप गेहूं को पहचान सकते हैं। गेहूं के मामा को कैसे पहचानेंगे? देखिए, गेहूं का जो फसल होता है, जो पौधा होता है, आप देखेंगे वो हरा होता है, बिल्कुल हरा होता है, बिल्कुल, है ना। और उसकी जो लीफ होते हैं, पत्तियां, थोड़ा सा रुखड़ापन होता है उसमें जी। गेहूं का मामा जो होता है वो हरा तो होगा लेकिन पूरी तरह से हरा नहीं होता है। एक डार्क ग्रीन, एक लाइट ग्रीन, उसको कैसे समझाएं हम? एक गहरा हरा और एक हल्का हरा। तो गेहूं हरा के भी बहुत प्रकार, तोताई हरा होता है, एक गहरा हरा है, हाँ, बहुत तरह का हरा। तो वही हल्का हरा होता है। तो रंग एक पहचान का माध्यम हो सकता है, बिल्कुल। और जब आप उसके पत्तियों को छुएंगे तब आप देखेंगे कि वो बिल्कुल ही चिकना है ना। गेहूं का पत्ती तो आपको थोड़ा सा ऐसे हाथ ले जाएंगे तो आपको रुखड़ापन लगेगा, लेकिन गेहूं का मामा बिल्कुल चिकना रहता है। ये एक पहचान, एक पहला पहचान। दूसरा पहचान, अगर आपको लगा कि अरे ये तो मैच कर रहा है गेहूं के मामा से, आप उस पौधे को उखाड़िए। वहां से आप उखाड़ेंगे तो देखेंगे कि जड़ के पास लाल लाल गांठ बना हुआ है ना। गेहूं के पौधे में ये चीज नहीं होता है। तो इसका मतलब अगर आपने वहां से निकाला और जब देख लिया कि लाल लाल बना हुआ है, तब तो आप समझ जाइए कि ये गेहूं का मामा है। उस तरह के पौधे को फ्लावरिंग आने से पहले, है ना, फूल आने से पहले, इस सारे पौधे को आप खेत में जा करके बारीकी से देखें और उसको वहां से हाथ से ही आप उसको निकालें जी। समझ गए? गेहूं के मामा जितने भी पौधे इस तरह के दिखते हैं उसको हाथ से निकालिए। दूसरी सावधानी ये एक इसमें हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि हाथ से निकालिए, तो निकालने के क्रम में भी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो किस तरह से, मान लीजिए कि हम पहचान नहीं
पाए, थोड़ी देरी हो गई है तो हम समझ नहीं पाए, तो फिर तो अगली बार जो हम खेत में गेहूं लगाएं तो फिर परेशानी ना बढ़े, इसके लिए क्या सर? बहुत सही प्रश्न है। आप जब खेत में अंदर जाएंगे तो हो सकता है कि आपके चलने से भी उसमें मान लीजिए पैनिकल आ गया है, उसमें कुछ कुछ दाने बन गए, तो आपके चलने से भी सट करके वो खेत में फैल जाए। तो इसलिए सावधानी ये बरतना चाहिए कि कोई भी प्लास्टिक या पॉलीथीन का बैग उसको सीधा ऊपर से उसको ढक दीजिए, है ना, उखाड़ने से पहले उसको ढक दीजिए, पकड़ कर, और उसके बाद पकड़ के उठा उसको वहां से अपरूट कर लीजिए, माने उखाड़ लीजिए। ये सावधानी अगर करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो खेत है वो गेहूं के मामा से 100% आपका फ्री हो जाएगा, है ना। अब जो उखड़े हुए पौधे हैं उसको भी थोड़ा हिसाब से रखना है, बिल्कुल, बहुत ध्यान देना है उस पर जी। हाँ। ऐसा नहीं कि आप अपने खेत से उखाड़े और बगल वाले के खेत में जा करके उसको सप्रेम भेंट कराए, तो ऐसा है कि आप उनका तो नुकसान कर ही रहे हैं, आप अपना भी नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि अगले साल वो फिर उनके खेत से आपके खेत में आ जाएगा जी, है ना। तो उसको क्या करना चाहिए कि इस तरह के पौधे को एक साथ जमा करके और बिल्कुल फील्ड में ही इसको आग लगा के ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि अगले साल इसका प्रकोप ना हो। ये बहुत ही गंभीर समस्या है। अब तो हम देख रहे हैं कि गेहूं के साथ साथ ये जो तिलहनी फसल है उसमें भी ये सब अब आना शुरू हो गया है ना। तो इसका इरिडिकेशन मतलब निकालना बहुत ज़रूरी है, इसका निवारण करना बहुत ही आवश्यक है। बिल्कुल। किसान भाई जो गेहूं लगाए हैं, आप लंबे समय से गेहूं की खेती से जुड़े हुए हैं, आपके पास अपना एक अनुभव है, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों को? देखिए, आज के डेट में मैं किसान भाई को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अभी आपका जो गेहूं का फसल का आयु है ये करीब करीब अगर आपने समय से लगाया है तो 50 से 60 दिन का बिल्कुल हो रहा है। अब जो इसके बाद जो सावधानियां हैं, जैसा कि मैंने चर्चा के शुरू में बताया कि सिंचाई देना है, पोटाश का टॉप ड्रेसिंग करना है, गेहूं के मामा को निकालने का सबसे उपयुक्त समय अभी है ना, सबसे उपयुक्त समय अभी है जी। इन 3 चीज़ों पे आप विशेष ध्यान रखिए, समय से सिंचाई दीजिए, पोटाश डालिए और गेहूं के मामा को निकालिए। हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित इस बार एक अच्छी फसल आप अपने खेत से बिल्कुल। इसी शुभकामना के साथ किसान भाइयों की फसल इस बार अच्छी होगी अगर आप इन तमाम सलाहों को मानते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आपसे भी चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।